आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है विधानसभा में और मुझे खुशी है कि सबसे पहले सदन ने सर्वसम्मति से कांग्रेस के हमारे जो विधायक हैं मुकेश भाकर जी, उनके निलंबन को समाप्त किया है और वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे। आज ही अभी गवर्नर साहब का भाषण हुआ और गवर्नर का जो भाषण होता है वो मूलतः सरकार का ही स्टेटमेंट होता है। उसको पढ़कर उन्होंने सुनाया, उसको हमने सबने सुना। अब उस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन ये बात सच है कि एक साल के कार्यकाल में इस सरकार को बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश में जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के, स्कूलों को ख़त्म बंद करने के, जिलों को समाप्त करने के, इन सब मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही हम लोग तय करेंगे। और मैं चाहूँगा, स्पीकर महोदय भी चाहेंगे कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो और जनता से जुड़े मुद्दों को हम लोग सदन के अंदर उठाएं। विशेष रूप से जो लोग पहली बार विधायक बने हैं उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार ने बहुत से आयोजन किए हैं, अपनी पीठ को थपथपाया है और हर बार जब भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने या तो सवाल को टाल दिया या जवाब देने से मना किया है। लेकिन ये विधानसभा है, यहाँ पर कड़े सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। विशेष रूप से रोजगार से संबंधित इश्यूज़ को सरकार ने 4 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया था, उसमें से कितना धरातल पर उतरा है ये सब जानते हैं। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का विकास कांग्रेस के राज में हुआ था उसके पास तक का भी विकास सरकार नहीं कर पाई है, जबकि केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए। अब कल केंद्र का बजट आएगा। पिछले बजट में जो राजस्थान की अनदेखी हुई थी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार केंद्र सरकार राजस्थान के लोगों को उदास नहीं करेगी और राजस्थान सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि अपने 8 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए उचित मांगे रखें। रेल का, पीने के पानी का, योजनाओं को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने का, इन सब मांगों का दबाव राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर डालना चाहिए। एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद प्रदेश को राजस्थान की अनदेखी पिछले केंद्रीय बजट में हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट का सत्र होता है। इसमें क्षेत्र पर अलग अलग जिलों से मांगे आती हैं, लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है, जब सरकार बनने के बाद जिलों को समाप्त करने की प्रक्रिया चालू हुई, तब भी मैंने कहा था कि अगर आपको जिलों में कुछ संशोधन करना है तो एक व्यापक मापदंड बनाएं। उस मापदंड के तहत जनसंख्या हो, प्रशासनिक क्षेत्रफल हो, उसके आधार पर निर्णय लेंगे तो लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन मनमाने तरीके से जिलों को समाप्त किया गया, संभागों को समाप्त किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई दी है और प्रदेश भर में अनेक जगहों पर इसका विरोध हो रहा है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सिर्फ भाषण देने से या संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज़ को दबा पाए, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। किरणलाल मीणा ने अभी एक बयान दिया है जिसमें कहा कि हांजी के दरबार में अगर हांजी कहेगा और हांजी के दरबार में नहीं कहेगा तो। देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, मैं तो कहता हूँ जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके ओहदे, उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको बनाया और नहीं भी बनाया, इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, मंत्रालय दिया भी और नहीं भी दिया। जो दिया है तोड़ फोड़ के दिया है, तो उनके साथ जो हो रहा है उनके बारे में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। मैं तो उतना ही जानता हूँ कि चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ईआरसीपी का इशू हो, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्षता से, अभी आज गवर्नर के साहब के भाषण में कहा गया इतने लोगों को हमने पकड़ा है जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, वो बड़ी मछलियाँ कहाँ हैं भाई? हम तो जांच के लिए तैयार हैं। हम तो हर समय मांग करते रहे, कोई व्यक्ति किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पद पे हो, अगर पेपर लीक्स में वो कहीं इन्वॉल्व है और तथ्य पर्याप्त हैं और पारदर्शी जांच हो रही है तो कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल जब सरकार में है, केंद्र की सारी एजेंसी आपके पास है, विरोधियों को टारगेट करने के लिए ईडी, ईडी, सीबीआई, ईडी सब आपके पास, लेकिन जो असल में जो देश की भविष्य को खोखला कर रहे हैं पेपर लीक कराकर, उनको पकड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया है? और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर लोग तालियां बजवा रहे हैं, लेकिन वो जो एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश राजस्थान का, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको सदन के पटल पे क्यों नहीं रख रहे हैं? राजस्थान का अधिकार था हमारा पानी का, पीने के पानी का, इंडस्ट्रियल यूज़ का, उसमें कितना हमको मिला है, कितना नहीं मिला है। तो ये जो उन्होंने अनिश्चितता बनाई हुई है, मैं समझता हूँ सही नहीं। लोकतंत्र में पारदर्शिता अति महत्वपूर्ण है, वो सरकार नहीं कर पा रही है। और केंद्र सरकार भी, प्रधानमंत्री जी आए, घड़े में पानी डाल के चले गए, लेकिन
लेकिन उन्होंने आज तक नहीं बताया कि राजस्थान का हमारा जो अधिकार था, क्या उसमें कुछ कमी की है, क्या और राज्यों को फेवर किया गया है। एक पारदर्शी तरीके से उस एमओयू पर चर्चा होनी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार बोलती बहुत सी बातें हैं, लेकिन धरातल पर जब काम होता है उसमें कहीं ना कहीं अपने काम को छुपाने का वो कार्य कर रही है। सर, कुंभ में जो इंतजाम है उनके सवाल खड़े होते हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, इतने लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी श्रद्धा है, आस्था इसलिए जा रहे हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी बातें बोली गई और मुझे बड़ा दुख है। मैं बहुत संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ उन लोगों, उन परिवारों को जिन्होंने अपने सगे संबंधी खोए हैं। इस भगदड़ में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुखद घटना हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में न्यायिक जांच बिठा दी है, लेकिन ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाने की कोशिश शायद की गई है। क्यों की गई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बेहतर ये होता कि पर्याप्त इंतजाम किए जाते। और मैं इसमें राजनीति कर आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर कठोर कार्रवाई करते या कठोर कार्रवाई करने का रवैया अपनाते तो शायद इससे बचा जा सकता था। अब और खबरें आ रही हैं कि एक और कहीं स्टैम्पीड वाली सिचुएशन बन गई थी। इसका तो विवरण हम नहीं जानते, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है मैं सब उसमें बोल सकता हूँ। लेकिन सरकार को और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी और जो घटना हुई, जो ट्रेजेडी हुई, उसको साफ साफ उसका विवरण आना चाहिए और कठोर कदम उठाएं। जो लोग जिम्मेदार थे उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। अभी कुंभ मेला और कई हफ्ते चलेगा तो दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जो लोग श्रद्धा भाव लेकर गए हैं, गंगा स्नान करने गए हैं, कुंभ में डुबकी लगाने गए हों और वहाँ पर ऐसा हादसा होता है, इससे बड़ा दुख मैं समझता हूँ हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता था। पाली साहब, धीरेन्द्र शास्त्री ने इसी में कहा है कि भगदड़ जो है वो साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। मैं किसी के स्टेटमेंट में कमेंट नहीं करूंगा। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च करे गए और लोगों की जान माल अगर सुरक्षित नहीं है तो सवाल तो उठते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भविष्य में और सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अभी लाखों लोग वहाँ और जाएंगे और दिन प्रतिदिन वहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता था इतनी संख्या में लोग आएंगे। फिर भी जिस प्रकार ये घटना हुई बहुत दुखद है और सिर्फ खेद व्यक्त करने से या मुआवजा देने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कुछ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। सर, नए बदलाव सदन में कैसे लगे? कौन से बदलाव? जैसे कारपेट का कलर चेंज हुआ है सर, वास्तु के हिसाब से चीज़ें चेंज की गई है। कुछ बदलाव किए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि जो 4 पहली बात तो कुछ दिन पहले पटना में अस्वस्थ हो गए थे, तो मुझे खुशी है कि वो स्वास्थ्य लाभ लेकर अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने काम पे वो लग गए हैं और वो संरक्षक हैं पूरे सदन के। और जो निर्णय वो ले रहे हैं वो सबको सबसे चर्चा कर लें, पक्ष विपक्ष दोनों को भागीदार बनाएं, क्योंकि सदन किसी की एक की संपत्ति नहीं है, ये जनता की संपत्ति है। इसमें पक्ष विपक्ष सब लोगों को सहमति से चर्चा कर संवाद कर अगर एक कंसेंसस बनाकर निर्णय लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ भविष्य के लिए बेहतर होगा।